नमस्कार। कक्षा 12वीं के मनोविज्ञान का 5वां चैप्टर मनोभार एवं स्वास्थ्य और इस 5वें चैप्टर का यह 5वां वीडियो है जिसमें हम मनोभार के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की बात करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ही समझा कि मनोभार के प्रभाव के कारण अनेक प्रकार के मनोशारीरिक रोग होने की संभावना है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, श्वास की बीमारी, डायबिटीज़, अल्सर, ब्रेन स्ट्रोक। ऐसे बहुत से मनोशारीरिक रोग मनोभार की वजह से होते हैं। उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रभाव से व्यक्ति की मानसिक बाबतों पर भी निषेधात्मक प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि मनोभार की वजह से व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि खिन्नता, डिप्रेशन, निर्णय प्रक्रिया एवं समस्या समाधान में खलल तथा समायोजन की समस्या। यानी कि मनोभार की वजह से सिर्फ मनोशारीरिक रोग ही नहीं, मनोवैज्ञानिक रोग भी होने की संभावना है। तो मनोभार से कौन कौन से मानसिक रोग हो सकते हैं या मनोभार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या हो सकता है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले खिन्नता। किसी भी व्यक्ति को मनोभार के तीसरे सोपान का प्रभाव लंबे समय तक रहता है तो शरीर के अंतःस्त्रावों में परिवर्तन आता है, जिसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के मनोभार एवं भावनाओं के ऊपर होता है। यानी कि मनोभार की वजह से अंतःस्त्रावों में परिवर्तन आता है और अंतःस्त्राव में आने वाले परिवर्तन की वजह से व्यक्ति के मनोभाव एवं भावनाओं में भी परिवर्तन आता है। व्यक्ति को किसी भी काम की या किसी भी परिस्थिति की खुशी नहीं होती और व्यक्ति सतत उदास रहता है। व्यक्ति की किसी आवश्यकता को पूर्ण नहीं किया जाता या व्यक्ति की कोई आवश्यकता पूर्ण नहीं होती तो वह हताशा का शिकार होता है, जैसे कि किसी को परीक्षा में इच्छित परिणाम नहीं मिलता या किसी की शादी नहीं होती तो व्यक्ति हताश हो जाता है और यह हताशा लंबे समय तक चलती है तो व्यक्ति में खिन्नता के रूप में दिखाई देती है। तो खिन्नता के लक्षण क्या है? ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उस पर उसका क्या प्रभाव होता है? तो व्यक्ति अधिकतर चिंता में दिखाई देता है। व्यक्ति की पाचन क्रिया मंद हो जाती है, उसमें परेशानी उत्पन्न होती है। व्यक्ति की नींद भी कम हो जाती है और किसी भी कार्य में व्यक्ति का मन नहीं लगता, किसी भी कार्य को करने में उसकी रुचि नहीं होती। यही नहीं, शक्ति भी उसकी क्षीण होती जाती है, अशक्ति का अनुभव करता है और अपराध की भावना अनुभव करता है। यानी कि कुछ भी उसे कार्य करना होता है तो वह जैसे उसने कोई गलती की हो ऐसा अनुभव करता है और उसे बार बार मृत्यु के विचार आते हैं। किसी भी काम में वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, एकाग्रता में अवरोध उत्पन्न होता है। ये सारे खिन्नता के लक्षण है। यानी कि व्यक्ति में अति मनोभार की वजह से ये लक्षण दिखाई देते हैं और अगर किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे खिन्नता की मनोवैज्ञानिक समस्या है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये हुए खिन्नता के लक्षण। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि खिन्नता के लक्षण कौन कौन से हैं? खिन्नता के लक्षण बताइए। अगर मनोभार और तीव्र होता है या खिन्नता और भी तीव्रता का रूप धारण कर लेती है तो व्यक्ति में आनंद का बिल्कुल ही अभाव दिखाई देता है। व्यक्ति हर वक्त उदास और खिन्न रहता है, उसका वजन भी कम होता जाता है। यही नहीं, विचार करने की उसकी शक्ति में भी कमी आती है। किसी भी बात पर वह सोच विचार नहीं कर सकता है और उसे अपने निरर्थकता का अनुभव होता है। यानी कि मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीवन का कोई कारण ही नहीं है, ऐसा उसे लगता है और उसे इसी वजह से आत्महत्या के विचार भी आते हैं। ये हुए खिन्नता के लक्षण। यानी कि मनोभार की वजह से व्यक्ति में इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पाया जाता है कि व्यक्ति खिन्नता में डूब जाता है। दूसरा है निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव। व्यक्ति में
मनोभार का प्रमाण बढ़ने की वजह से उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर निषेधक प्रभाव दिखाई देता है। व्यक्ति कोई छोटे से छोटा निर्णय लेना होता है तब भी वह निर्णय ले पाता नहीं है, क्योंकि निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ एवं शांत चित्त से सर्वग्राही रूप से विचार करना आवश्यक होता है, जबकि मनोभार की वजह से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति ही क्षीण हो जाती है। उसके चित्त में, उसके मन में शांति ही नहीं होती और न ही सर्वग्राही रूप से विचार करने की उसकी क्षमता होती है, और इसीलिए वह कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि तीव्र मनोभार की परिस्थिति में वह तार्किक रूप से सोच विचार ही नहीं कर पाता। किसी सामान्य निर्णय को लेना हो तब भी वह नहीं ले पाता है, क्योंकि मनोभार का असर उसकी निर्णय प्रक्रिया पर पड़ता है। और इसीलिए व्यक्ति या तो निर्णय लेना टालता है या निर्णय लेने के लिए दूसरों पर अवलंबित होता है। यानी कि कोई दूसरा अगर उसे कुछ कहता है तो वह मान लेता है या किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते पर चलता है, किंतु खुद तय नहीं कर सकता कि उसे क्या करना चाहिए। यानी कि मनोभार की वजह से व्यक्ति की निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है समस्या समाधान में बाधा। मनोभार की परिस्थिति में व्यक्ति की समस्या समाधान की शक्ति कुंठित हो जाती है। समस्या समाधान के बारे में सोचना और उसके विधायक एवं निषेधक परिणामों के बारे में सोचना, प्रयास बढ़ाते रहना और भूलों की मात्रा को कम करना, यह सारी बातें आवश्यक होती हैं, किंतु मनोभार की वजह से व्यक्ति समस्या के विधायक या निषेधक परिणामों के बारे में सोच विचार ही नहीं कर पाता और समस्या समाधान के लिए प्रयास भी नहीं कर पाता, और इसी वजह से समस्या का समाधान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तीव्र मनोभार की वजह से व्यक्ति अपने आप को समस्या समाधान के लिए सक्षम ही नहीं पाता। उसे लगता है कि यह समस्या मैं नहीं सुलझा पाऊंगा, यह मुझसे नहीं होगा। इस प्रकार समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न होती है, यानी कि व्यक्ति मनोभार की वजह से समस्या का समाधान कर पाता नहीं है। छोटी समस्या भी उसे बड़ी लगती है और समस्या समाधान नहीं होता है। मनोभार का चौथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है समायोजन लक्षी प्रश्न खड़े हो जाना। समायोजन अर्थात बदलते हुए पर्यावरण के साथ स्वयं को अनुकूल बनाना या बदलती परिस्थिति के अनुकूल हो जाना। जब कोई व्यक्ति तीव्र मनोभार से पीड़ित होता है तो उस पर अनेक प्रकार के मनोशारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि उसकी शक्ति कम हो जाती है और कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। यही नहीं, उसकी विचार करने की क्षमता पर भी बड़ा निषेधक प्रभाव होता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है। यानी व्यक्ति की शक्ति, कार्यक्षमता, विचार करने की शक्ति और आत्मविश्वास पर मनोभार का निषेधक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से व्यक्ति स्थगितता का अनुभव करता है। सामान्य व्यक्ति होता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समायोजन साधता है और अनुकूलन करके पर्यावरण के साथ समायोजित हो जाता है, किंतु मनोभार ग्रसित व्यक्ति जीवन में आने वाले छोटे से छोटे परिवर्तन को भी सहन नहीं कर पाता और इस वजह से वह पर्यावरण के साथ समायोजन भी नहीं साध सकता है। व्यक्ति का भावना तंत्र अत्यंत उत्तेजित हो जाने के कारण व्यक्ति भय, चिंता एवं आशंकाओं से ग्रसित रहता है और इसीलिए वह किसी भी परिवर्तन को स्वीकार कर पाता नहीं है, जिसके कारण समाज में समायोजन स्थापित करने के लिए वह अनेक प्रकार की समस्याओं का अनुभव करता है। यानी कि तीव्र मनोभार की वजह से व्यक्ति सरलतापूर्वक समायोजन स्थापित नहीं कर सकता है और तमाम प्रकार की परिस्थितियों में हमेशा चिंताग्रस्त या भयग्रस्त रहता है। तो ये हुए मनोभार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यानी कि मनोभार
न केवल शारीरिक किंतु मनोशारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति पर बड़ा गहरा प्रभाव डालता है और इसीलिए मनोभार को नियंत्रित करना और उससे बचना आवश्यक है। अन्यथा व्यक्ति पर शारीरिक रोग, मनोशारीरिक रोग एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इन सब से बचने के लिए मनोभार से बचना आवश्यक है। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।